नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर गंगाराम पांडे अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि लघु सिद्धांत कौमुदी का समास और सिद्धांत कौमुदी का कारक और लघु सिद्धांत कौमुदी का स्त्री प्रत्यय प्रकरण चल रहा है। लगातार हम इसको पढ़ा भी रहे हैं और आज जो है लघु सिद्धांत कौमुदी का अव्ययीभाव समास पूर्ण हुआ है, तो हमको लगा कि जो मतलब वहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं समास में, तो विशेष रूप से जो अव्ययीभाव समास में जो अभी तक मतलब क्वेश्चन बने हुए हैं या क्वेश्चन वहाँ से बन सकते हैं, तो उस पर हम जो है सोचे हैं कि प्रश्नोत्तरी लेके आ जाएं। मतलब कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उनको हम आज यहाँ पर लगाएं, पढ़ें। तो वही उसी दृष्टि को रखते हुए हमने कुछ क्वेश्चंस का यहाँ पर संग्रह किया है और हमारा ये प्रयास है कि अव्ययीभाव समास के जितने भी जो प्रश्न हैं जो बनते हैं जिन जिन सूत्रों से, और इसके बाद जो भी मतलब जैसे तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि है, द्वंद्व समास है, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन अभी तक बने हैं या बनते हैं, ठीक है, तो उन सारे क्वेश्चन जो प्रश्नों का हम यहाँ पर समावेश करें और उनको बढ़िया से यहाँ पर समझें, लगाएं। तो इससे क्या होता है कि जैसे हम पढ़ते हैं, समास पढ़ रहे हैं, तो समास में क्या होता है कि जैसे लगातार वो एक साथ चलता है कि भाई ये सूत्र है, ये सूत्र ये कार्य करता है, और इसके बाद जो हो तो उसके अंदर ये प्रयोग बनते हैं, ऐसे ऐसे ये उदाहरण यहाँ पर सिद्ध होते हैं। तो एक तो ये तो रहता ही है, लेकिन जब हम क्या करते हैं कि प्रॉपर हम क्वेश्चंस को देखते हैं, तो क्वेश्चंस को देखने से ज़्यादा अच्छी हमारी तैयारी हो जाती है। हम पूरी तरह से वहाँ पर श्योर हो जाते हैं कि हाँ, ये ऐसे प्रश्न बनता है और इसका ये ऐसे उत्तर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस लगाना, उत्तर लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। उस वही सोच करके, उसी दृष्टि को रखते हुए आज हम अव्ययीभाव समास में जो क्वेश्चंस मतलब बढ़िया बन सकते हैं, उन क्वेश्चंस की आज हम क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, सर्वप्रथम आप देख रहे हो कि एक यहाँ पर प्रश्न है, प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो समासः वर्तते। ठीक है, ये प्रश्न है कि प्रायेण मतलब प्रायः पूर्व पदार्थ समास होता है। तो ध्यान रखना कि पूर्व पदार्थ समास जैसे कि अपन अव्ययीभाव समास में क्या होता है कि जब लघु सिद्धांत कौमुदी का समास पढ़ते हैं, तो वहां पर एक केवल समास आता है। केवल समास में क्या होता है कि सर्वप्रथम बताते हैं कि केवल समास, ठीक है, कि मतलब लघु सिद्धांत कौमुदीकार जो तो अलग से एक केवल समास मानते हैं, और वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में अव्ययीभाव समास में ही उसका समावेश है। तो वहां पर फिर कहते हैं, समास का विग्रह भी करते हैं कि समास किसे कहते हैं, तो समसनम समासः, ऐसा मतलब समास की व्युत्पत्ति है कि मतलब संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। इसके बाद वहां पर आता है कि जैसे अव्ययीभाव समास है, तो अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं, कैसी स्थिति में अव्ययीभाव समास होता है, और इसके बाद द्वंद्व समास कैसी स्थिति में आता है। तो उसी का एक क्वेश्चन है कि प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो समासः वर्तते, कि प्रायः पूर्व पदार्थ प्रधान मतलब ऐसे किस समास में पूर्व पदार्थ की प्रधानता होती है, पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती है, ये प्रश्न है। अब इसमें देखो, ऑप्शन है केवल समासः, दूसरा बी ऑप्शन है अव्ययीभाव समासः, सी ऑप्शन है तत्पुरुष समासः, और डी ऑप्शन है बहुव्रीहि समासः। तो ध्यान रखना कि जो अव्ययीभाव समास होता है, अव्ययीभाव समास में पूर्व पदार्थ की क्या होती है, प्रधानता होती है। ठीक है, प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययीभावः, प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययीभाव। तो अव्ययीभाव समास में किस पद की प्रधानता होती है, पूर्व पद की। इसी के साथ जैसे तत्पुरुष समास होता है, तो तत्पुरुष समास में उत्तर पदार्थ की प्रधानता होती है, तो उसमें कहते हैं प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानस् तत्पुरुषः। और बहुव्रीहि समास में प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, मतलब बहुव्रीहि समास में अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है, जैसे पीताम्बरः, पीतानि अम्बराणि यस्य सः पीताम्बरः। ठीक है, तत्पुरुष समास में उत्तर पदार्थ की प्रधानता ऐसे है कि जैसे राज्ञः पुरुषः प्रयोग बनता है, तो राज्ञः पुरुषः में क्या होता है कि ये इसका अर्थ होता है कि राजा का पुरुष, तो राजा का पुरुष, तो यहाँ पर क्या होता है, पुरुष की प्रधानता होती है। पुरुष की प्रधानता होने के कारण इसको तत्पुरुष समास मानते हैं। तो तत्पुरुष हो गया, बहुव्रीहि हो गया, अव्ययीभाव हो गया। इसके बाद द्वंद्व समास में कहते हैं कि प्रायेण उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः, कि जिस समास में
प्रायः उभय पद के अर्थ की प्रधानता होती है। उभय मतलब दोनों, ठीक है, पूर्व पद और उत्तर पद, ऐसे पदों की प्रधानता होती है, उसको द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे रामकृष्ण, ठीक है, रामकृष्ण शिव केशव हरिहरऊ, ऐसे जो मतलब प्रयोग बनते हैं वहां पर द्वंद्व समास होता है। तो द्वंद्व समास में क्या होता है कि प्रायेण उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व आता है। यहाँ पर एक साथ हमने कितने क्वेश्चंस लगा लिए, लगभग 5-6 क्वेश्चंस लगा लिए, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चंस की तैयारी हो गई। जैसे कि पहला केवल समास, ये जो तो अब मतलब इसमें लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी में मानते हैं, और समास की व्युत्पत्ति है समसनम समासा। फिर इसके बाद बाकी ये जितने समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, ये मतलब इनमें किस पद की प्रधानता होती है, इसको हमने स्पष्ट कर लिया। तो ये तो हो गया पहला क्वेश्चन कि पहले क्वेश्चन का जो उत्तर है वो अव्ययीभाव समास जो है तो सम्यक उत्तर है इसका। तो ये तो हो गया। इसके बाद चलते हैं, देखो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, नित्य नपुंसक लिंगे एक वचनो समासो प्रयुक्तो भवति, ठीक है। नित्य नपुंसक लिंगे एक वचने समासो प्रयुक्तो भवति, इसका मतलब ये है कि कौन से समास में, किस समास में नित्य नपुंसक लिंग और एक वचन में प्रयोग होता है, ठीक है। कि नित्य नपुंसक लिंग, नित्य नपुंसक लिंग हो और एक वचन में हो, ठीक है। तो कौन सा समास होता है, जैसे कि अव्ययीभावश्च एक सूत्र है। अव्ययीभावश्च सूत्र क्या करता है, अव्यय नपुंसक लिंग का विधान करता है। कहाँ पर, अव्ययीभाव समास में। और वहीं पर अव्ययीभाव एक ये सूत्र भी आता है, सबसे पहले आता है, ठीक है। अव्ययीभाव सूत्र आता है सबसे पहले, वो अव्ययीभाव का क्या होता, अधिकार होता। तो ध्यान रखना, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, लेकिन एक के साथ मैं बहुत सारे क्वेश्चन को यहाँ पर आपको तैयार करवा दूंगा। अव्ययीभाव सूत्र कैसा है, अधिकार सूत्र है, और अव्ययीभावश्च सूत्र नपुंसक लिंग का विधान करता है अव्ययीभाव समास में। तो इसको बढ़िया से ध्यान रखना, पूछता है जैसे प्रयोग देते हैं कि उपकृष्णम में किस सूत्र का अधिकार है, अव्ययीभाव का अधिकार है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन कहता है कि नित्य नपुंसक लिंगे एक वचने समासो प्रयुक्तो भवति, कि मतलब किस समास में या जिस समास में नपुंसक लिंग एक वचन का प्रयोग होता है, तो ऐसा कौन सा समास है, ये भी कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास है, ठीक है। ये भी कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास है। तो अव्ययीभाव समास इसका क्या हो जाएगा, सम्यक उत्तर हो जाएगा। तो ये लग गया। अव्ययीभाव के बाद चलते हैं अपन तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन है कि उपकृष्णम इति समस्त पदे किम सूत्रम प्रवत्तम। इसका मतलब ये है कि उपकृष्णम इति समस्त पदे किम सूत्रम प्रवत्तम। उपकृष्णम इस समस्त पद में कौन सा सूत्र प्रवत्त हुआ है, ध्यान रखना। तो यहां पर क्या है, ये चौथा ऑप्शन ही आ जाता है, ठीक है। यहां पर क्या है कि जैसे इसका पहला ए ऑप्शन है यथा असादृश्य, तो ये यहाँ पर ये मतलब इसका ऑप्शन होगा नहीं, इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि ये कहाँ पर यथा असादृश्य, वो सादृश्य अर्थ ना हो। तो यथा शब्द का जो तो समास करता है, तो ये उसमें तत्पुरुष समास में आता है, ये होगा नहीं। तो इसके बाद अव्ययी भावे चा काले, ये सह को क्या करता है, सा आदेश करता है, ठीक है। सह को क्या करता है, सा करता है, लेकिन ये भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। इसके बाद अव्ययी भावश्च, तो ध्यान रखना कि अव्ययी भावश्च क्या है, ये नपुंसक लिंग का विधान करता है। कहां पर, नपुंसक लिंग का विधान करता है अव्ययीभाव समास में, ठीक है। अव्ययीभाव समास में नपुंसक लिंग का विधान करता है। तो जितने भी प्रयोग बनते हैं जैसे उत्कृष्णम और निर्मक्षिकम, अतिहिमम, ये जितने भी होते हैं यहाँ पर अव्ययीभावश्च से नपुंसक लिंग का क्या होता है, विधान होता है, ठीक है। अव्ययीभाव में जितने भी प्रयोग बनते हैं अव्ययीभावश्च इस सूत्र के द्वारा नपुंसक लिंग का विधान होता है। तो ध्यान रखना कि अव्ययीभावश्च जो सी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। यावत अवधारणे भी नहीं होगा, क्योंकि वो अवधारण अर्थ में मतलब समास करता है यावत का, तो ये तो अव्ययीभाव समास का ही है, लेकिन ये यहाँ पर इसका उत्तर नहीं है। तो उपकृष्णम का सही उत्तर है अव्ययीभावश्च की अव्ययीभाव समास, ठीक है। अव्ययीभावश्च ये सूत्र का यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर उपकृष्णम में ये प्रवृत्त होता है। इसके बाद क्या है, चौथा क्वेश्चन है अध्यात्मम अत्र कतमः समासः, कि अध्यात्मम इस प्रयोग में कौन सा समास है।
अध्यात्मम अत्र कतमः समासः, अध्यात्मम में कौन सा समास है? अव्ययी भावः, तत्पुरुषः, द्वंद्वः, बहुव्रीहि। तो ध्यान रखना कि अध्यात्मम में अव्ययी भाव समास हुआ है, ठीक है। अव्ययी भाव समास ऐसे कि इस अध्यात्मम में, अध्यात्मम ये इसका लौकिक विग्रह होता है आत्मनि, ठीक है। अध्यात्मम का लौकिक विग्रह है आत्मनि, क्या है इसका लौकिक विग्रह है। तो आत्मनि इति अध्यात्मम, ऐसा इसका लौकिक विग्रह होता है। और आत्मन ज्ञी, ठीक है, अधि, आत्मन ज्ञी अधि इसका क्या हो जाएगा? अलौकिक विग्रह हो जाएगा। तो आत्मन ज्ञी अधि इसका अलौकिक विग्रह हो जाएगा। तो ये किस में होता है? अध्यात्मम में कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास है, ठीक है। अध्यात्मम में अव्ययी भाव समास होता है। इसके बाद यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है अतिनिद्रम। तो अतिनिद्रम इत्यस्मिन् समासे अति अव्ययम कस्मिन् अर्थे प्रयुक्तम अस्ति। प्रश्न है कि अतिनिद्रम इत्यस्मिन् समासे अति अव्ययम कस्मिन् अर्थे प्रयुक्तम अस्ति, मतलब कि अतिनिद्रम यहाँ पर, इत्यस्मिन् यहाँ पर, ठीक है, यहाँ जो समास हुआ है यहाँ पर अति अव्यय कस्मिन् अर्थे, कि अति निद्रम में जो अति है ये अव्यय किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, ऐसा ये प्रश्न है। तो ध्यान रखना कि अति निद्रम, निद्रा संप्रति ना युज्यते अति निद्रम, इसका ये क्या हो जाएगा? इसका लौकिक विग्रह निद्रा संप्रति ना युज्यते अति निद्रम, ये असंप्रति अर्थ में है, ठीक है। तो निद्रा संप्रति ना युज्यते, तो यहाँ पर जो अति है ये अति किस अर्थ में है? असंप्रति, ठीक है, असंप्रति अर्थ में है। अति निद्रम में अति जो अव्यय है ये असंप्रति अर्थ में यहाँ पर अति का, ठीक है, यहाँ पर निद्रा, निद्रा के साथ क्या हुआ है? समास हुआ है। तो ये हो गया, इसका ऑप्शन है असंप्रति, ठीक है। ये असंप्रति के अर्थ में यहाँ पर कौन है? अति है। और इस अति का जो है निद्रा के साथ, ठीक है, निद्रा इस समर्थ सुबंत के साथ क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। तो प्रयोग बन जाता है अति निद्रम। इसके बाद छठा क्वेश्चन है उपराजम। उपराजम में आता है कि उपराजम पदे टच प्रत्यय विधायकम सूत्रम, कि उपराजम इस पद में टच प्रत्यय विधायकम सूत्रम। तो उपराजम में टच प्रत्यय विधायक सूत्र कौन सा है? ठीक है, उपराजम प्रयोग बनता है ना, राज्ञः समीपम उपराजम, इसका लौकिक विग्रह होता है राज्ञः समीपम उपराजम, राजन गस उप, ये इसका हो जाएगा अलौकिक विग्रह, ठीक है। राजन गस उप ये हो जाएगा इसका अलौकिक विग्रह। तो अब यहाँ पर जैसे ये कहता है कि उपराजम पदे टच प्रत्यय विधायकम सूत्रम, कि उपराजम पद में टच प्रत्यय करने वाला सूत्र कौन है? तो ध्यान रखना, एक सूत्र है अनश्च, ठीक है, ये जो सूत्र है बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अनश्च है, अनश्च कहता है कि अनंताद अव्ययी भावात् टच स्यात्, लघु सिद्धांत कौमुदी में इसकी वृत्ति है अनंताद अव्ययी भावात् टच स्यात्, मतलब अनंत अव्ययी भाव से टच प्रत्यय होता है। राजन में क्या है? अन है, अनंत है, अव्ययी भाव समास है, इससे टच प्रत्यय हो जाता है, तो प्रयोग बन जाता है उपराजम। ये समासांत टच प्रत्यय होता है। तो आपको बढ़िया से ध्यान रखना है, ये पूछता है कि उपराजम इस पद में कौन सा प्रत्यय हुआ है? तो इसमें टच प्रत्यय हुआ है, सूत्र कौन है? अनश्च सूत्र है, ठीक है, ये समझ में आ गया। और इसी तरह जो यहाँ पर अव्ययी भावे शरद प्रवृत्तिभ्य, ये जो सूत्र है तीसरे नंबर का, तो इसमें प्रतिविपासम, ठीक है, सरदह समीपम उपसर्दम और विपासम विपासम प्रति प्रति विपासम, ये दो उदाहरण बनते हैं, ठीक है। इसको बढ़िया से आपको ध्यान रखना है कि प्रति विपासम और उपसर्दम में अव्ययी भावे शरद प्रवृत्तिभ्य इस सूत्र के द्वारा टच प्रत्यय होता है, ठीक है, समझ में आया? तो ये तो हो गया। अब इसके बाद 7वां नंबर प्रश्न है कि पारे गंगम इत्यत्र समासो अस्ति। पारे गंगम, ये अव्ययी भाव समास सिद्धांत कौमुदी में जो अव्ययी भाव समास है वहां का ये प्रयोग है, ठीक है, लघु सिद्धांत कौमुदी में नहीं है, सिद्धांत कौमुदी में ये प्रयोग है पारे गंगम, ठीक है।
पारे गंगम गंगा पारात, वहाँ पर जो तो ये दो तीन प्रयोग बनते हैं। तो पारे गंगम इत्यत्र समासो अस्ति, जैसे कि मैंने बताया कि ये सिद्धांत कौमुदी का अव्ययी भाव समास में मतलब ये प्रयोग बनता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव, कि पारे गंगम इत्यत्र समासो अस्ति अव्ययी भाव। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद आठवां क्वेश्चन है अधिगोपम। अधिगोपम इत्यत्र अधिपदांशः कस्मिन् अर्थे अस्ति। प्रश्न है कि अधिगोपम इत्यत्र मतलब यहाँ पर अधिपदांशः अर्थात जो अधिपद है, ठीक है, अधि जो पदांश है, ये किस अर्थ में प्रयोग हुआ है, इसका प्रयोग अधि किस अर्थ में है, ठीक है, अधि जो अव्यय है ये किस अर्थ में है, कहाँ, अधिगोपम में। तो ध्यान रखना कि अधि क्या है, ये विभक्ति के अर्थ में है। किस अर्थ में है, ये विभक्ति के अर्थ में बनता है। ठीक है, इसको बढ़िया से इसको याद रख लो कि अधिगोपम में अधि अव्यय विभक्ति के अर्थ में है। अधि में वहां पर बनता है अधौ। ठीक है, अधौ, तो अधौ ये क्या है, सप्तमी विभक्ति के एक वचन में बनता है अधौ, जैसे कवि का कबौ और रवि का रवौ। तो ऐसे क्या है, अधि का बनता है अधौ, तो ये क्या है, सप्तमी विभक्ति के एक वचन में बनता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विभक्त्यर्थे। तो अधिगोपम में जो अधि है ये विभक्ति के अर्थ में है। ठीक है, किस अर्थ में है, विभक्ति के अर्थ में। इसके बाद देखते हैं आगे, पंचगंगम। पंचगंगम इति समस्त पदे कः समासः। ये कहता है कि पंचगंगम इति समस्त पदे कः समासः। पंचगंगम, पंचा नाम गंगा नाम समाहारः, इसका लौकिक विग्रह। पंचगंग, देखो मैंने बताया था कि एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं करवा दूंगा। जैसे कि पंचगंगम है, तो पंचगंगम इति समस्त पदे कः समासः, मतलब ये कहता है कि पंचगंगम इस समस्त पद में कौन सा समास है। तो ध्यान रखना, अभी तो इसको लगा लेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि इसको पहले देख लेते हैं कि पंचगंगम का लौकिक विग्रह होता है पंचा नाम गंगा नाम समाहारा। पंचगंगम, पंचन आम गंगा आम, ये हो जाएगा इसका अलौकिक विग्रह। ठीक है, पंचन आम गंगा गंगा आम, ये इसका अलौकिक विग्रह होता है। तो ध्यान रखना, जब कोई भी आप मतलब जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, तो उसमें जो प्रयोग बनता है, प्रयोग में सबसे प्रथम आपको याद रखने लायक जो चीज होती है वो होती है लौकिक और अलौकिक विग्रह। ठीक है, लौकिक अलौकिक विग्रह बढ़िया से लगा लेना, उससे क्वेश्चन बनते हैं। लौकिक अलौकिक के बाद क्या होता है, समास, कि किस सूत्र के द्वारा यहाँ पर समास हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा सूत्र है, लघु सिद्धांत कौमुदी में सूत्र है नदीभिश्च। कौन सा सूत्र है, नदीभिश्च। वो कहता है कि संख्यावाची समर्थ सुबंत का नदीवाची समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। संख्यावाची समर्थ सुबंत का नदीवाची समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। प्रयोग बनता है पंचगंगम सप्तगंगम द्वियमुनम, तीन प्रयोग बनते हैं वहां पर। ठीक है, समाहारे च अयम स्थिते, एक वार्तिक आता है वो कहता है कि समाहार अर्थ में ही समास कहना चाहिए, मतलब ये जो आप समास कह रहे हो। तो यहाँ पर देखो, पंचगंगम इति समस्त पदे कहा समासा, कि पंचगंगम इस समस्त पद में कौन सा समास है। तो कौन सा समास है यहाँ पर, अव्ययी भाव समास है। ठीक है, कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास हुआ है। समझ में आ गया, कोई समस्या तो नहीं होगी। यदि कोई समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से बढ़िया हमको बता देना, हम जब इसके बाद सीरीज लेके आएंगे तो उसमें आपका बढ़िया से हम क्या करेंगे, समाधान कर देंगे। इसके बाद 10वां प्रश्न है, द्वियमुनम इत्यत्र समासो वर्तते। देखो मैं अभी बताया था ना कि सप्तगंगम पंचगंगम द्वियमुनम ये प्रयोग बनते हैं। ठीक है, चूँकि मैंने बताया हमारा क्या है कि लघु सिद्धांत कौमुदी में या सिद्धांत कौमुदी में अव्ययी भाव समास है या तत्पुरुष समास है, तो वहाँ पर जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं पहले हम उनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब एक क्रम से अव्ययी भाव समास में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उनको लगाएंगे। इसके बाद तत्पुरुष में कितने बनते हैं उनको लगाएंगे। इससे क्या होगा, एक एक चीज की तैयारी हो जाएगी, एक एक प्रश्न की तैयारी हो जाएगी, कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। अब इसी में हम क्या करते हैं कि अव्ययी भाव के साथ तत्पुरुष भी पूछ दें, बहुब्रीहि भी पूछ दें, समास के भी पूछ दें, तो फिर क्या होगा कि कहीं ना कहीं फिर अव्ययी भाव के प्रश्न छूटेंगे, तत्पुरुष के छूटेंगे। तो एक क्रम से चलेंगे तो कोई चीज छूटेगी नहीं। तो मुझे लगता है कि ये एग्जाम के लिए काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि आज का जो एग्जाम आज मतलब अब जो एग्जाम हो रहे हैं काफी ज्यादा उसका लेवल हाई है। आपको पता ही है कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछते हैं, कितना फंसाते हैं। तो उस दृष्टि को रखते हुए यहाँ पर एक क्रम से यदि प्रश्न लगाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है,
तो द्वियमनम इत्यत्र समासो वर्तते। द्वियमनम में कौन सा समास है, तो यहाँ पर भी कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। सूत्र कौन सा है, नदीभिश्च, ठीक है, सूत्र है नदीभिश्च। उस सूत्र के अंतर्गत कौन द्वियमनम प्रयोग बना है, तो यहाँ पर देखो द्वियमनम में द्वयोः यमुनयोः समाहारा, ध्यान रखना, द्वयोः यमुनयोः समाहारः, ये इसका लौकिक विग्रह है। और द्विओस यमुना ओस, द्विओस यमुना ओस, ये इसका अलौकिक विग्रह है। इसको बढ़िया से याद रख लेना, ठीक है। तो ये तो हो गया। इसके बाद आओ 11वें नंबर प्रश्न में। इसमें पूछता है कि अधिहरि इत्यत्र समासः भवति, कि अधिहरि यहाँ पर कौन सा समास हुआ है, अधिहरि में कौन सा समास हुआ है, इसको ध्यान रखना कि इसमें अव्ययी भाव समास हुआ है। कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास, ठीक है। इसमें समास हुआ अधिहरि में अव्ययी भाव समास हुआ। हरौ इति, इसका लौकिक विग्रह याद कर लो, हरौ इति अधिहरि, हरौ इति अधिहरि, हरि गी, हरौ में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी का एक वचन है। तो यहाँ पर इसका अलौकिक विग्रह क्या कर दोगे कि हरि गी अधि, हरि गी अधि, ये इसका क्या हो जाएगा, अलौकिक विग्रह हो जाएगा। हरि गी अधि इसका क्या हो जाएगा, अलौकिक विग्रह हो जाएगा। तो ये हो गया अधिहरि में इत्यत्र समासः भवति, अव्ययी भाव समासः भवति। इसके बाद 12वां नंबर प्रश्न देख लो। 12वां नंबर प्रश्न है निर्मक्षिकम पदस्य समास विग्रह स्यात्। इसका मतलब ये है, ये कहता है कि निर्मक्षिकम पदस्य समास विग्रह, मतलब निर्मक्षिकम पद में कौन सा समास विग्रह है, ठीक है, निर्मक्षिकम पद का कौन सा समास विग्रह है, ठीक है, मतलब इसका लौकिक विग्रह क्या है, ऐसा भी कह सकते हो। निर्मक्षिकम पद का लौकिक विग्रह क्या है, तो निर्मक्ष, पहले ये ध्यान रखना कि निर्मक्षिकम प्रयोग में अव्ययी भाव समास हुआ है। पहला तो ये क्वेश्चन क्लियर कर लो कि निर्मक्षिकम में अव्ययी भाव समास हुआ है, ठीक है। और किस सूत्र के द्वारा समास होता है, यहाँ पर अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि, ये जो सूत्र है इस सूत्र के द्वारा समास हुआ है। कहाँ पर, निर्मक्षिकम में। इसका लौकिक विग्रह देखो, तो इसका लौकिक विग्रह है मक्षिकाणाम अभावः निर्मक्षिकम। देखो निर्गताः मक्षिकाः यस्मात्, ये जो पहला ए है ये सही नहीं है। नास्ति मक्षिकाः यस्मात् सा, ये भी सही नहीं है, बल्कि क्या है, मक्षिकाणाम अभावः निर्मक्षिकम, ठीक है। इसका जो सी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अभाव अर्थ में, ठीक है, अभाव अर्थ में कौन है, यहाँ पर निर है। अभाव अर्थ में कौन है, यहाँ पर निर अव्यय है, और उसका मच्छिका इस समर्थ सुबंत के साथ समास हुआ है, क्योंकि सूत्र जो अव्ययम विभक्ति समीप समृद्ध, उसमें अभाव पद आता है कि अभाव अर्थ में विद्यमान जो अव्यय है उसका समर्थ सुबंत के साथ क्या होगा, समास होगा। तो इसलिए मक्षिका निर्मक्षिकम में अभाव अर्थ में यहाँ पर क्या हुआ, समास हुआ। तो इसका लौकिक विग्रह क्या कर दोगे, मक्षिकाणाम अभावः निर्मक्षिकम, मक्षिकाणाम अभावः निर्मक्षिकम, ये हो जाएगा लौकिक विग्रह। और मक्षिका आम, क्योंकि मक्षिकाणाम में कौन सी विभक्ति है, षष्ठी का बहुवचन है, तो षष्ठी के बहुवचन में विभक्ति क्या आती है, प्रत्यय क्या आएगा, आम। तो मक्षिका आम निर, मक्षिका आम निर, ये क्या हो जाएगा, इसका अलौकिक विग्रह हो जाएगा। तो प्रयोग बन जाएगा निर्मक्षिकम। लग गया, मतलब जहां पर बिल्कुल भी मक्खियां नहीं है उसको कहते हैं निर्मक्षिकम, ठीक है। 13वां प्रश्न देख लो। 13वां प्रश्न है साक्षत्रम, सक्षत्रम पदस्य समास विग्रह भवेत। इसका मतलब यह है कि सक्षत्रम पद में समास विग्रह होना चाहिए। सक्षत्रम पद में समास विग्रह होना चाहिए। कौन सा समास विग्रह होना चाहिए, पहला ऑप्शन देख लो, क्षत्राणाम सदृश्यम, दूसरा है क्षत्राणाम युगपत, तीसरा ऑप्शन है क्षत्राणाम संपत्ति, और चौथा डी ऑप्शन है क्षत्रम अपरित्यज्य। तो ध्यान रखना, क्षत्राणाम संपत्ति ही साक्षत्रम, ये इसका लौकिक विग्रह याद कर लो। क्षत्राणाम संपत्ति ही साक्षत्रम क्या बनता है, क्षत्राणाम संपत्ति साक्षत्रम। तो इसमें संपत्ति अर्थ में यहाँ पर क्या है, समास हुआ है, ठीक है, ये संपत्ति अर्थ में है यहाँ पर। तो क्षत्राणाम, सी जो इसका ऑप्शन है वो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्षत्राणाम संपत्ति मतलब क्षत्रियों की, ठीक है, क्षत्रियों की जो संपत्ति उसको क्या कहेंगे, साक्षत्रम। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि एक सूत्र है अव्ययी भावे च अकाले, ठीक है, अव्ययी भावे च अकाले, उस सूत्र के द्वारा सह को क्या होता है, सा आदेश होता है। सह को क्या होता है, सा आदेश होता है। सूत्र अव्ययी भावे च अकाले, उस सूत्र के द्वारा सह को क्या होता है, सा आदेश होता है। ये पूछा जाता है कि सक्षत्रम में,
किस सूत्र के द्वारा सह को सा हुआ है? तो अव्यय भावे च अकाले इस सूत्र के द्वारा सह को क्या हुआ है? सा हुआ है। ठीक है। और यहाँ पर लौकिक विग्रह इसका हो ही गया कि क्षत्राणाम संपत्ति सा क्षत्रम, और छत्र आम सह, ये इसका हो जाएगा अलौकिक विग्रह। इसको भी बढ़िया ध्यान दो। एक क्वेश्चंस के साथ कई 3-4 जितने भी लगभग बनते हैं उन क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करवा दे रहे हैं। तो ये हो गया 13वां नंबर। 14वें नंबर में आते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन है सुमद्रम इत्यत्र सु अव्यस्य अर्थ अस्ति। सुमद्रम प्रयोग बनता है। सुमद्रम, मद्राणाम समृद्धि सुमद्रम, इसका लौकिक विग्रह याद कर लो। मद्राणाम समृद्धि सुमद्रम, ठीक है। मतलब मद्र देश के जो वासी हैं उनकी जो समृद्धि है उसको क्या कहते हैं? सुमद्र कहते हैं। तो मद्राणाम समृद्धि सुमद्रम और मद्र आम सु, ये इसका हो जाएगा अलौकिक विग्रह। तो देखो मद्राणाम समृद्धि, तो यहाँ पर जो सु है ये किस अर्थ में है? समृद्धि अर्थ में है। ठीक है। सु जो है सुमद्रम में जो सु अव्यय है ये समृद्धि अर्थ में हुआ है। ठीक है। समृद्धि अर्थ में यहाँ पर अव्यय कौन है? सु है। उसका समर्थ सुबंत कौन हो जाएगा? मद्र हो जाएगा। ठीक है। मद्र आम हो जाएगा। उससे क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। तो प्रयोग बन जाएगा सुमद्रम। समास करने वाला सूत्र है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि। ये लग गया। इसके बाद 15वें नंबर पे चलते हैं। 15वां नंबर है उपगंगम इत्यत्र प्रयुक्ता उप उपसर्गः कस्य अर्थस्य बोधकः अस्ति। ध्यान देना। उपगंगम इत्यत्र कहता है कि उपगंगम यहाँ पर जो उप उपसर्ग है ये किस अर्थ का बोधक है? उपगंगम में जो उप उपसर्ग है, उप जो अव्यय है, ये किस अर्थ का बोधक है? तो उपगंगम का क्या लौकिक विग्रह क्या करते हैं? गंगायाः समीपम उपगंगम, ये इसका क्या हो जाएगा? लौकिक विग्रह हो जाएगा। गंगायाः समीपम उपगंगम। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि देखो समीपार्थ, यहाँ पर उपगंगम मतलब इसका अर्थ होता है गंगा के समीप। गंगा के समीप, तो गंगा के समीप में यहाँ पर जो समीप अर्थ में जो कौन है यहाँ पर? उप है। ठीक है। तो उप किस अर्थ में है यहाँ पर? समीप अर्थ में। उप किस अर्थ में है? समीप अर्थ में। ठीक है। उपगंगम इत्यत्र प्रयुक्तः उप उपसर्गः कस्य अर्थस्य बोधकः समीपार्थस्य अर्थस्य बोधकः अस्ति। ठीक है। कि उपगंगम में जो उप है ये समीप अर्थ का बोधक है। समीप अर्थ में यहाँ पर अव्यय कौन है? उप है, और उसका समर्थ सुबंत कौन हो जाएगा? गंगा, उसके साथ समास हो जाता है। तो प्रयोग बनता है उपगंगम। 16वां नंबर क्वेश्चन है कि समास शास्त्रे उपसर्जन संज्ञम स्यात्। समास शास्त्र में उपसर्जन संज्ञा होती है। किसकी होती है? सूत्र है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। कौन सा सूत्र है? प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। उस सूत्र के द्वारा उपसर्जन संज्ञा होती है। उपसर्जन संज्ञा करने वाला सूत्र है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। इस सूत्र को बढ़िया से याद कर लो। पूरे समास में लगभग यही उपसर्जन संज्ञा करता है। एक सूत्र और आता है उपसर्जन संज्ञा करने वाला, एक विभक्ति च अपूर्व निपाते, लेकिन वो कुछ स्थलों पर ही उपसर्जन संज्ञा करता है। तो सूत्र क्या है? प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। उसकी वृत्ति है कि समास शास्त्र यद प्रथमा निर्दिष्टम तद उपसर्जन संज्ञम स्यात्। ठीक है। ऐसे इस प्रकार से उसकी क्या है? वृत्ति है। तो प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम ये सूत्र है। तो इसका सूत्र से ही जो तो इसका मतलब ये निकल आता है, अर्थ निकल आता है कि प्रथमा निर्दिष्टम मतलब प्रथमा विभक्ति के द्वारा जो निर्दिष्ट है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है ना, प्रथमा निर्दिष्टम, ये ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। ठीक है। चतुर्थी निर्दिष्टम, तृतीया निर्दिष्टम, द्वितीया निर्दिष्टम, ये ऑप्शन इसके सही नहीं है, ये ऑप्शन इसके गलत हैं। समास शास्त्र में जो प्रथमा विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट होता है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। सूत्र है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। तो ये हो गया 16 नंबर। 16 के बाद आते हैं 17वें नंबर क्वेश्चन पे। ये कहता है कि को नाम समासः नित्यम क्लीव लिंग धारयति। ध्यान देना। इसका मतलब है कि को नाम समासः नित्यम क्लीव लिंगम धारयति, मतलब किस समास में नित्य नपुंसक लिंग होता है। इसका अर्थ है कि किस समास में, को नाम समासा नित्यम क्लीव लिंगम धारयति, किस समास में नित्य नपुंसक लिंग होता है। जैसे कि एक मतलब अभी इसके पहले क्वेश्चन देखे थे, वो पूछा था कि नित्य नपुंसक लिंग और एक वचन का प्रयोग किस समास में होता है। तो ध्यान रखना, इसका ऑप्शन है अव्ययी भाव समास। ठीक है। द्वंद्व समास में नहीं होता है, द्विगु में भी नहीं होता, विशेष विशेषण संबंधी जो कारक कर्मधारय समास होता है उसमें भी नहीं होता, बल्कि
कि अव्ययी भाव समास में एक वचन और नित्य नपुंसक लिंग होता है। इसको बढ़िया से ध्यान रख लेना। नपुंसक लिंग करने वाला जो सूत्र है वो अव्ययी भावश्च सूत्र है, उसी के द्वारा नपुंसक लिंग का विधान होता है। कहाँ? अव्ययी भाव समास में। ठीक है, तो इसको बढ़िया से तैयार कर लो कि अव्ययी भाव समास में नित्य नपुंसक लिंग और एक वचन का विधान होता है। ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 17 नंबर का हो गया। अब इसके बाद चलते हैं 18वें नंबर पे। 18वें नंबर पे देखो क्वेश्चन है, अतिहिमम पदस्य समास विग्रह स्यात्। अतिहिमम एक प्रयोग है। ठीक है, हिमस्य अत्ययः अतिहिमम, इसका लौकिक विग्रह हो जाएगा। क्या है? हिमस्य अत्ययः अतिहिमम। हिमस्य में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी है, तो इस विभक्ति क्या आ जाएगी? गस। ठीक है, हिम गस अति, हिम गस अति, ये इसका अलौकिक विग्रह हो जाएगा। और लौकिक विग्रह हो जाएगा हिमस्य अत्यः अतिहिमम। तो जो सी ऑप्शन है वो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका जो सी ऑप्शन है वो कैसा होगा? सही ऑप्शन होगा। मतलब हिम का अत्यय मतलब ध्वंस या नाश, बर्फ का नाश, ये इसका अर्थ है, हिम का नाश। तो ये हो जाएगा इसका अर्थ। और इसमें जो है हिमस्य अत्यः अतिहिमम, ये इसका क्या हो जाएगा? लौकिक विग्रह हो जाएगा। हिम गस अति, ये इसका अलौकिक विग्रह हो जाएगा। लग गया। और समास करने वाला सूत्र है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि। तो ये भी बढ़िया से आपको 2-3 क्वेश्चन इसमें भी हो गए। एक क्वेश्चन के साथ 3-4 क्वेश्चन और बल्कि ज़्यादा क्वेश्चन ही हो जा रहे हैं। तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, कोई चीज़ कहीं की छूटेगी भी नहीं। यदि इन क्वेश्चन से कुछ इधर बचता है तो मैं उसको वैसे भी एक एक चीज़ लगवा दे रहा हूँ, और जो बचेगा उसको भी लगवा देंगे। 19वां नंबर प्रश्न है कि उपकृषणम इत्यत्र अव्ययी भावः समासः अस्ति। कि उपकृषणम इत्यत्र अव्ययी भावः समासः अस्ति। उपकृषणम एक प्रयोग है, उसमें कहता है कि उपकृषणम यहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। किस अर्थ में अव्ययी भाव समास है उपकृषणम में? ठीक है, उपकृषणम में किस अर्थ में अव्ययी भाव समास हुआ है? तो ध्यान रखना कि इसका लौकिक विग्रह होता है कृष्णः समीपम उपकृषणम। ठीक है, कृष्णस्य समीपम उपकृषणम, ये इसका लौकिक विग्रह है। कृष्णस्य समीपम उपकृषणम, कृष्णस्य समीपम उपकृषणम मतलब कृष्ण के समीप, कृष्ण के समीप। तो ऐसे अर्थ में क्या होता है कि उपकृषणम बनता है। तो कृष्ण के समीप, तो समीप अर्थ में कौन है यहाँ पर? ठीक है, यहाँ पर जो उप है ये किस अर्थ में है? समीप अर्थ में है। ठीक है, यहाँ पर उपकृषणम में जो उप है वो समीप अर्थ में है। और अब तो जो क्वेश्चन है कि उपकृषणम इत्यत्र अव्ययी भाव समासा, तो ये समास किस अर्थ में हो जाएगा? समीप अर्थ में। समीप अर्थ में होने से इसका जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो समीप अर्थ में उपकृषणम में अव्ययी भाव समास हुआ है, इसको याद रखना। एक तो ये हो जाता है। इसमें एक क्वेश्चन ये बन जाएगा कि कृष्णस्य समीपम उपकृषणम, ये इसका लौकिक विग्रह। एक ये क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। कृष्ण गस उप, ये अलौकिक विग्रह हो जाएगा। एक ये भी क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। अव्ययम विभक्ति सूत्र ये समास करता है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि, एक ये भी क्वेश्चन पूछता है, ये भी तैयार हो गया। ठीक है, लग गया। उपकृषणम में उप किस अर्थ में है? उपकृषणम में उप किस अर्थ में है? तो समीपार्थ है। एक ये क्वेश्चन भी आ गया। तो इस टाइप से मतलब आपको बढ़िया से तैयारी कर लेना है। इसके बाद 20वां नंबर प्रश्न है कि समासे प्रथमा निर्दिष्टम किम संज्ञकम भवति। इस समास में प्रथमा विभक्ति के द्वारा जो निर्दिष्ट होता है उसकी कौन सी संज्ञा होती है? ठीक है, समास में प्रथमा विभक्ति के द्वारा जो निर्दिष्ट होता है उसकी कौन सी संज्ञा होती है? तो ध्यान रखना कि समास शास्त्र में जो प्रथमा विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट होता है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? उपसर्जन संज्ञा। ठीक है, सूत्र है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। सूत्र है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम मतलब प्रथमा विभक्ति के द्वारा जो निर्दिष्ट होता है उसकी समास शास्त्र में उपसर्जन संज्ञा होती। तो प्रथमा विभक्ति के द्वारा जो निर्दिष्ट होता है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। पहले तो इसको बढ़िया से ध्यान रख लो। इसके बाद सूत्र कौन है? प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, इसको बढ़िया से याद रख लो। और उपसर्जन क्या है? ये संज्ञा है। तो या संज्ञा सा फलवती, जो संज्ञाएं होती हैं उनका कोई ना कोई फल होता है। उपसर्जन संज्ञा का फल क्या है? उपसर्जनम पूर्वम, इस सूत्र के द्वारा पूर्व प्रयोग होना।
ठीक है। उपसर्जनम पूर्वम के द्वारा पूर्व प्रयोग, जैसे कि उपकृष्णम प्रयोग बनता है ना, तो कृष्ण से समीपम उपकृष्णम, कृष्ण गस उप, ये अलौकिक विग्रह हो जाएगा। समास कर दो, समास होने के बाद प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिक विभक्ति का लोप कर दोगे तो कृष्ण उप ऐसा यहाँ पर रहेगा। कृष्ण उप में क्या कर देना है कि प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम के द्वारा, अब यहीं पर जो उप है इसकी क्या कर देना है, उपसर्जन संज्ञा, क्योंकि उप क्या है, ये अव्यय अर्थ में है, और अव्यम विभक्ति इस सूत्र में क्या है, अव्यम जो पद है वो प्रथमांत है, ठीक है। प्रथमांत होने के कारण प्रथमा विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट कौन है, उप, उसी की उपसर्जन संज्ञा हो जाती है। उपसर्जन संज्ञा होने के बाद उपसर्जन पूर्व से पूर्व प्रयोग हो जाएगा, प्रयोग बन जाता है उपकृष्णम। तो इस चीज को बढ़िया से याद रख लेना है कि समासे प्रथमा निर्दिष्टम किम संज्ञकम भवति उपसर्जन संज्ञकम भवति। तो आज हम इस विषय को, इस सेशन को आज यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर एक नए अच्छे मतलब प्रश्नों के साथ में, जिसमें से और बढ़िया देखा जाएगा। तो इसी के साथ नमो नमः।